नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हुए मैथ पढ़ा की क्लास है आज। और देखिए दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि 31 जनवरी 2021 को सी टेट होना है और उसको हमें क्रैक करना है और मेरे साथ क्रैक करना है। सबसे नया, सबसे आसान तरीका है पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा तरीका है कि अगर आपने इसको सीख लिया तो गणित की पैड़ा, जिसमें तो टीचर भी हाथ खड़ा कर देते हैं, आप इसमें बटे बट्टे नंबर ला सकते हो 15 में से 15। लेकिन कब? जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को सीख लोगे। सीखना बेहद आसान है। जो भी आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हैं, उसको सीरियल वाइज देखें। जैसे कि ये 8th क्लास है, तो ये नहीं भाई 8th क्लास देख ली और फिर नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाओगे। इसे फर्स्ट से स्टार्ट करो। जो पहली क्लास है पहले उसे देखो, फिर दूसरी को देखो। ऐसा इसलिए भी करना है कि ऐसा होता है कई बार, जैसे मान लो इस वाले क्या कहते हैं क्लास में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड मिल गया और मैंने उसे ढंग से समझा दिया, तो अगली क्लास में उसे नहीं समझाऊंगा, दूसरे को समझाऊंगा। लेकिन आपने अगर डायरेक्ट वही क्लास देख ली तो फिर ये वाला छूट जाएगा आपका। इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़, वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसलिए स्किप नहीं करना है कि अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों नेगेटिव है, ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो मैं क्लैरिफिकेशंस देता हूँ, जो चीज़ समझाता हूँ, वो तो आपके दिमाग में आएगी नहीं। तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो आप कहीं पे भी पढ़ लो भाई। और अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव सीखना है तो मेरे तरीके से थोड़ा आपको चलना पड़ेगा। आपका सीटेट 100% क्लियर करवा दूंगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित बिंदियों का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख हैं। जैसे बिंदियां लगा के, जैसे 15 इसमें, 15 इसमें, इसमें और इसमें भी 15 है। 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपरोक्त तरीकों को डैश की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज किस किस के लिए? तो देखो, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कोशिश करेंगे, कुछ अपना भी दिमाग लगाएंगे। दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचय प्रकृति, गुणन अस्मिता, एक ही शब्द हमें मिला पॉजिटिव, अस्मिता पॉजिटिव शब्द है। अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान, ठीक है। क्षेत्रफल और संचयी प्रकृति, क्षेत्रफल लगभग लगभग नेगेटिव रहता है छोटी क्लासों में, हम एकदम से क्षेत्रफल पढ़ाना शुरू नहीं करते हैं। गुणन की संचय प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल। इसमें देखो क्षेत्रफल आ गया और ये अभाज्य संख्या है। ये छठी सातवीं में बच्चे को हम बताते हैं, प्राइमरी लेवल पे इतना नहीं बताते कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करना, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, चलो इसमें ही पॉजिटिव आ गया। अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, अब देखिए वही आ गई अभाज्य संख्या, ये हम प्राइमरी में नहीं पढ़ाते हैं। और क्षेत्रफल भी 5वीं क्लास में थोड़ा बहुत बच्चों को बताते हैं कि भाई चलो आयत का क्षेत्रफल निकाल लो या वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं बताते हैं, कम ही बताते हैं। तो ये लगभग लगभग नेगेटिव पॉजिटिव के बीच की बात होती है। तो ये नेगेटिव है, अभाज्य संख्या है, यहाँ पे ये क्षेत्रफल भी नेगेटिव है, तो क्या बचा? फर्स्ट आंसर बचा। फर्स्ट को आंसर करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। दो अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय या दो अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का होना आवश्यक है? पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है। अब पॉजिटिव चीज़ यानी होना है, तो यानी पॉजिटिव चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, दो अंक की संख्या है, मान लो ये संख्या है और इसको दो अंक की संख्या से ही गुणा करना है। अब इसके लिए हमें क्या आना चाहिए? योग, क्रय विनिमय गुण योग का, यानी कि एक योग आना चाहिए। क्रय विनिमय मतलब वही उधार लेने वाला, सॉरी क्रम विनिमय, हाँ, तो ये हमें आना चाहिए। या गुणन का सेकंड देखेंगे, गुणन का क्रम विनिमय गुण, यानी यहाँ योग की बात कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि मान लो 24 को गुणा करना है 14 से, इसके लिए तो देखो यहाँ तो ये सिर्फ योग की बात कर रहा है, यहाँ सिर्फ गुणन की बात कर रहा है। तीसरे में देखो गुणन और योग का वितरण। देखो एक तो हमें गुणाना चाहिए, जैसे हम इसे गुणा करेंगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, है ना। और इसके बाद इधर से करेंगे तो 4 24, और फिर इसके बाद योग भी तो आना चाहिए, वितरण वाला योग, क्योंकि इसको और भी तरीके होते हैं करने के। तो इसमें दो चीज़ों की बात हुई, गुणन और विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। ये देखो थोड़ा हाई फाई चीज़ हो गई, गुणन और विभाजन का प्रतिलोम वगैरह। तो हम जाएंगे सी के साथ कि अगर आप दो अंकों की गुणा कर रहे हो या एक अंक की गुणा कर रहे हो तो आपको एक तो गुणन आना चाहिए और योग का वितरण रूप आना चाहिए। इसमें मैं बताऊं, देखो क्या कहते हैं, जो ये मैथ की पार्ट है इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव से हो जाएंगी। गणित से भयभीत होने वाले, उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में किसे एक कारण नहीं माना जाएगा? जो चीज़ नेगेटिव होगी उसे नहीं माना जाएगा। कक्ष का अनुभव पॉजिटिव, प्रतीकात्मक संकेत ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, गणित की संरचना नहीं, लैंगिक विभेद। देखो हम कई बार क्या कहते हैं,
लैंगिक विभेद करना नेगेटिव चीज़ होती है, इसलिए ये आंसर है। लैंगिक विभेद मतलब ऐसा नहीं है कि भाई लड़की है तो उसको गणित नहीं आता होगा, या लड़का है तो उसे क्या कहते हैं गाना गाना नहीं आता होगा। लैंगिक विभेद विभेद की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वो लड़की है इसलिए गणित से भयभीत हो रही है या इसमें असफल हो रही है। तो ये जो है लैंगिक विभेद आपका नेगेटिव रहेगा और यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? वही होगा जो पॉजिटिव होगा। देखिए, जियो बोर्ड, ग्राफ पेपर, मोतीमाला, गिनतारा, ये चारों के चारों ही पॉजिटिव हैं। देखो मैथ में क्या होगा कि मैथ में जो टीचिंग एड है ना, ये कुछ टॉपिक्स के साथ फिक्स है कि जैसे मान लो जो गिनतारा है यानी कि जो अबेकस है, अबेकस जो है स्थानीय मान के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मोती या माला है तो ये आपकी प्लस या गुणन के लिए भी बहुत बेस्ट है मोती माला का जो अगर हम करेंगे। जियो बोर्ड जो है ये आकृतियों को दिखाने के लिए बहुत बेस्ट है। और जो आपका ये ग्राफ पेपर है ये दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, और ग्राफ पेपर योग को भी अच्छे से पढ़ा सकता है और क्षेत्रफल को भी अलग से पढ़ा सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको रटनी पड़ेंगी कि भाई किस टॉपिक के साथ कौन सा जो टीचिंग एड है मैथ का वो बेस्ट होगा। फिलहाल इसका आंसर ग्राफ पेपर होगा। ये थोड़ी सी चीज़ें फिक्स हैं, इनको आप देख लेना। प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर 2, 3, 4, 5, 6 दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि रूलर 6 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर देखो, ये यहाँ से रूलर टूट गया है और वो पूछ रहा है कि 6 सेंटीमीटर कहाँ पे है, और बच्चे ने यहाँ पर निशान लगाया कि भाई ये 6 सेंटीमीटर है। अब देखेंगे, गलत, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है, उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना चाहिए था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। तो भाई अब यहाँ पे टूटा है तो सही बात है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 7 पे जाके ख़त्म होता, तो ये बात मुझे ठीक लग रही है। अगला देखो, यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो बच्चे में गलती निकाले वो नेगेटिव। सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया, सही तो नहीं किया, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। गलत है क्योंकि वह केवल नेगेटिव। आंसर हो गया ए। अब देखो, जो बच्चा नेगेटिव पॉजिटिव जानता है यानी कि गौतम सीटेट क्लासेस से सीख रहा है, पढ़ रहा है, वो एक तो केवल और एक यहाँ बच्चे गलती निकाली, तो इन दोनों को तो बिल्कुल ही हटा देगा। अब ये 2 बचे, तो और बच्चे जो हैं वो 100% में कन्फ्यूज हैं और आप 50% में कन्फ्यूज हो। 50 में से अगर कन्फ्यूज हो तो 50 ये चांसेस है कि आपका 50%, तो आंसर 100% ठीक है। और फिर थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो मैं आपके अंदर इतनी समझ विकसित तो कर ही दूंगा कि आप सही आंसर को करेक्ट करके आएँ, मतलब सही आंसर को टिक करके आएँ, गोला भर के आएँ। अगला देखेंगे, उच्च क्रमिक चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न कैसे होने चाहिए? भाई उच्च है तो अच्छे ही होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, निम्न तो हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। संकेत और चित्रों का ज्ञान, चित्र नेगेटिव। कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान, संज्ञानात्मक पॉजिटिव वर्ड है। तथ्य, नियम नेगेटिव, सूत्र नेगेटिव। एल्गोरिथम का ज्ञान, ये देखो प्राइमरी में पढ़ाई नहीं जाती, तो ये नेगेटिव हो गई। तो आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया। ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल है, तुरंत आंसर मिलता है। हामिदा अपने विद्यार्थियों को गणितीय योग्यता को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों यानी कि पैटर्न्स का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें। क्या लिखा उसने? 21 भाग 7, 2.1 भाग 0.7, और ऐसी वो आगे बढ़ती गई, बाकी आप इसको देख लेना। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सकें कि यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाएं या घटाए जाएं तो भागफल समान रहता है। देखो इसमें यही बात ठीक है, क्योंकि हमें इसके अवलोकन के आधार पर अपना आंसर बताना है, तो ये फिक्स है, इसलिए आप इसको आंसर करें, बाकी के पढ़ के देख लेना, आंसर तो वो हो नहीं सकते। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भाग 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका क्या कारण है? देखेंगे, भिन्न पर संक्रिया बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई है, संदर्भ पॉजिटिव। विद्यार्थी इन दो संख्याओं की गणितीय तुलना को समझने के योग्य नहीं है, जहां पर बच्चे की गलती निकाली जाए वो नेगेटिव। विद्यार्थियों का
भाषा विकास बहुत खराब है, बच्चे में कमी निकाली नेगेटिव। समस्या कक्षा 5 के उच्च कठिनाई स्तर की, उच्च नेगेटिव। तो देखो ये 3 तो नेगेटिव हो गए, तो इसे कोई आंसर कर दो, क्या दिक्कत है। और संदर्भ आपका पॉजिटिव वर्ड भी है। कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करती है। 2 अंक का व्यकलन यानी कि घटाव, यानी कि माइनस करवाती है बच्चों से। पहला, स्थानीय मान व्यवस्था की समझ को 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति, यानी पहले वो बच्चों को स्थानीय मान समझाती है। यह प्रदर्शित करने के लिए छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करती है। यानी कि अगर टैली चिन्ह मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसमें से 6 घटा दो 5 घटा दो, वो कट जाएंगे उतने जितने घटाने। तो ये टैली चिन्ह है, तो इसका मतलब जो ज़्यादा में से कम घटा सकते हैं। तीसरा, स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यकलन का अनुप्रयोग। अब स्थानीय मान के कॉलम यानी कि उसको फिक्स कर रही है, बिल्कुल सिखा रही है बच्चे को, संक्रिया करवा रही है। इस स्थिति में शिक्षक के पाठ का विकास कर रही है, मतलब इसका क्रम क्या है वही पूछ रहा है। तो देखो इसका मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा, क्योंकि आप नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। इसका आंसर है बी। पहले वो व्यवस्था और संकल्पना इन चीज़ों को बता रही है, उसमें कि भी स्थानीय मान क्या होती है इसकी समझ बता रही है, 2 अंक की पुनरावृत्ति करवा रही है। दूसरी चीज़ पे क्या करेगी, वो परिकलन करवा रही है। अब ये टैली चिन्ह वगैरह से वो सॉल्व करवा रही है। इसके बाद फिर इस पर संक्रिया करवा रही है, यानी कि ऑपरेशंस करवा रही है तीसरे वाले में, स्थानीय मान के कॉलम में। तो इसका सीधा सीधा सेकंड आंसर है। ये कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, आप इनको देख लेना। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाकार सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाकार सम्मुख कोण के समान है। अनौपचारिक निगमन स्तर पर हैं, चाक्षुषीकरण के स्तर पर हैं, विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं। देखिए ये जो स्तर हैं ये हैं वैन हिले के स्तर, और इसके एक तो 100% आना ही आना है। 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। आप जाना मेरे चैनल पे, उसमें एक प्लेलिस्ट है थ्योरीज एंड थिंकर्स, उसमें वैन हिले का वीडियो पड़ा हुआ है। बहुत ही मैंने आसान भाषा में उसको समझाया, आप समझ लेना। और उसमें एक मैंने ट्रिक भी बता रखी है, VAIFR, वेफर। 5 उसके स्तर होते हैं, क्या कहते हैं आपके वैन हिले के 5 स्तर हैं, VAIFR। आप इसको कर लेना याद, कभी इस क्वेश्चन को गलत नहीं आओगे। फिलहाल इसका आंसर है वो विश्लेषणात्मक स्तर पर है। अब ये वेफर क्या होता है, इसमें क्या समझना है, क्या चीज़ें देखनी है, आप उस चैनल उस वीडियो पे, वैन हिले की वीडियो पे जाकर देख लेना। तो मित्रों आज की ये क्लास थी, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अपना स्कोर जरूर कमेंट करें, और कोई भी दिक्कत कोई परेशानी इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं 100% आपको जवाब दूंगा। चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।